तो 30 सेकंड जैसे कंप्लीट होता है, देखिएगा, तो 30 सेकंड जैसे कंप्लीट होता है तो प्लेन जो था यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, ऑब्जर्वर यहीं पे। अब ये ऑब्जर्वर क्या करता है, इस प्लेन को देखना शुरू करता है। तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने से पहले हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले में यहाँ पे बना दिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरा हमें लाइन ऑफ साइड बनाना होता है, जो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक होता है। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। तो इस पोजीशन के लिए हम लोग लाइन ऑफ साइड बनाया। तो जैसे आपने लाइन ऑफ साइड ड्रॉ किया, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो इन दोनों के बीच एंगल का फॉर्मेशन होता है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर आपको ऑब्जेक्ट जेट प्लेन है ना, वो कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है। कांस्टेंट हाइट मतलब पहले पोजीशन में जो हाइट था ना, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, जब हाइट बोलते हैं तो परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे जो हाइट था वही हाइट यहाँ पे होगा। तो कांस्टेंट हाइट का मतलब ये हुआ, मतलब हाइट चेंज नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा या घट नहीं रहा। तो अगर प्लेन ऐसे, जेट प्लेन ऐसे जाता तो हाइट तो चेंज कर जाता, या जेट प्लेन ऐसे आता तो हाइट चेंज कर जाता। लेकिन यहाँ पे हाइट क्या आपका कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट हाइट दिया हुआ है 36। हेलो बच्चों, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग करने वाले सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। इससे पहले भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि मैं कितने बेहतरीन तरीके से, कितने प्रॉपर वे में मैं सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ डिस्कस करने का कोशिश कर रहा हूँ, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, या फिर वैसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद, सारे वीडियो को फॉलो करने के बाद कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसमें आपको डाउट होने वाला है। ठीक है, अगर आप नया क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ भी गया, कुछ न्यू क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास आपके पास या आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होगा कि आप क्वेश्चन को भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2008 एंड 14 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है ना, तो आपको ध्यान से देखना है। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, तो एक जेट प्लेन है, इस जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। इस जेट प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कहाँ से भाई, तो ग्राउंड के किसी पॉइंट से। इसका मतलब ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर खड़ा होगा जो इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा होगा। चूंकि इस ऑब्जर्वर का हाइट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अगर पढ़िएगा, पूरे क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, तो कहीं भी ऑब्जर्वर का हाइट नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वर का हाइट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जर्वर का हाइट को नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इस ऑब्जर्वर को एक पूरा सा ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर ना मान करके इसको एक बस पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। मतलब जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे या फिर लाइन ऑफ साइड बनाएंगे तो इसी पॉइंट से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सही है। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ऑब्जर्वर के बारे में, ऑब्जर्वर का हाइट के बारे में कोई कहीं भी मेंशन नहीं किया हो रहता है, तो उस केस में इसका हाइट को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इस प्लेन को देखता है, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने से पहले, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने से पहले आपको लाइन ऑफ साइड बनाना होता है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइड क्या होता है भाई, तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जो स्ट्रेट लाइन बनता है ना, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हमने लाइन ऑफ साइट यहाँ बना दिया। अब हमें बनाना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ही खड़ा है तो ग्राउंड को टच करता हुआ स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, वही हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने जैसे बनाया, लाइन ऑफ साइड जैसे आपने बनाया, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर हो तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे होगा तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसमें इसका कोई यूज अभी नहीं है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में बात हो रहा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ 60 डिग्री पहले सिचुएशन के लिए। मतलब जब प्लेन का पोजीशन ये था, तो प्लेन का फर्स्ट पोजीशन ये, इनिशियली प्लेन यहाँ पे था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड उड़ने के बाद, ये ऑब्जर्वर कहीं नहीं जा रहा, ऑब्जर्वर यहीं पे है। तो 30 सेकेंड उड़ने के बाद इसका जो एलिवेशन है वो क्या हुआ, चेंज कर गया, ऑब्वियसली चेंज करेगा। तो देखिए आपका वॉच है, और ये जो हैंड दिख रहा है, हैंड ऑफ ए क्लॉक जो दिख रहा है ये वाला, ये सेकेंड वाला हैंड है ना। तो 30 सेकेंड जैसे कंप्लीट होता है, देखिएगा, तो 30 सेकेंड जैसे कंप्लीट होता है तो प्लेन जो था यहाँ से उड़ के यहाँ चला गया, ऑब्जर्वर यहीं पे है।
अब ये ऑब्जर्वर क्या करता है, इस प्लेन को देखना शुरू करता है। तो इस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने से पहले हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा, जो हमने पहले में यहाँ पे बना दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन। और दूसरा हमें लाइन ऑफ साइड बनाना होता है, जो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक होता है। ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक जो स्ट्रेट लाइन बनता है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइड। तो इस पोजीशन के लिए हम लोग लाइन ऑफ साइड बनाया। तो जैसे आपने लाइन ऑफ साइड ड्रॉ किया, जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो इन दोनों के बीच एंगल का फॉर्मेशन होता है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जब हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर आपका ऑब्जेक्ट हो तब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया कि ये जो जेट प्लेन है ना, वो कांस्टेंट हाइट पे फ्लाई कर रहा है। कांस्टेंट हाइट मतलब पहले पोजीशन में जो हाइट था ना, ये परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, जब हाइट बोलते हैं तो परपेंडिकुलर हाइट। तो यहाँ पे जो हाइट था वही हाइट यहाँ पे होगा। तो कांस्टेंट हाइट का मतलब ये हुआ, मतलब हाइट चेंज नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा या घट नहीं रहा। तो अगर प्लेन ऐसे, जेट प्लेन ऐसे जाता तो हाइट तो चेंज कर जाता है, या जेट प्लेन ऐसे आता तो हाइट चेंज कर जाता। लेकिन यहाँ पे हाइट क्या आपका कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट हाइट दिया हुआ है 3600√3 मीटर। इस क्वेश्चन में आपको √3 के प्लेस पे पुट करना 1.732, लास्ट में लोग करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये कांस्टेंट हाइट आपको दिया हुआ है 3600√3 मीटर। तो ये जो आपका, ये जो हाइट है 3600√3, और ये हाइट आपका 3600√3। इसका नेमिंग हमने कर दिया APQSR, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, हमें निकालना है स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। इस जेट प्लेन का स्पीड क्या होगा, तो स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो प्लेन का इनिशियल पोजीशन P था, तो P से Q तक जब ये ट्रैवल किया तो उस समय इसका टाइम दिया हुआ था कितना, तो टाइम दिया हुआ था 30 सेकेंड। तो टाइम तो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम तो यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, तो P से Q तक का जो डिस्टेंस है वही हमें कैलकुलेट करना। देखिए PQ और SR बराबर ही होंगे, क्यों, क्योंकि ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्यों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन गया। तो जो PQ का लेंथ होगा वही SR का लेंथ होगा। तो चाहे आप PQ निकाल दीजिए या फिर SR निकाल दीजिए, ठीक है। तो डिस्टेंस मिल जाएगा, तो डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम दिया हुआ है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप का डायग्राम आपको एग्जामिनेशन बनाना है। आप जो आंसर लिखेंगे तो डायग्राम आपके पेपर में होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए, अब समझते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पोजीशन, जो भी है आपको, जो भी आपने मार्किंग किया है यहाँ पे, उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो P हो गया आपका फर्स्ट पोजीशन, Q हो गया सेकंड पोजीशन, ठीक है ना। जेट प्लेन का फर्स्ट पोजीशन आपका P है, सेकंड पोजीशन आपका Q है, ठीक है। ए क्या था भाई, तो ये था पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है, या जिस पॉइंट से प्लेन को ऑब्जर्व किया जा रहा वो पॉइंट है आपका ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती। आगे क्या है, देखिए, तो ये तो हमने पहले बता दिया कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये एंगल भी क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो ये एंगल फर्स्ट पोजीशन का एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल सेकंड पोजीशन के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबका वैल्यू यहाँ पे दिया, आपको यहाँ पे लिख देना है। ये सब इन्फॉर्मेशन जो भी आपके फिगर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होता है यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। आगे बढ़ते हैं। PS एंड PQ, ये तो आपका क्या था, कांस्टेंट हाइट था, जो यहाँ पे दिया हुआ था 3600√3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। तो PS या QR ये हो गया 3600√3, ओके। हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना, मतलब SR हमें कैलकुलेट करना है। अब SR तो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा। देखिए, PQ को देखेंगे, SR को देखेंगे, तो ये दोनों बराबर है, मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, चूंकि रेक्टेंगल है तो ये बराबर ही होंगे। अच्छा, उसके बाद SR जो आपको निकालना है, SR किसी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली आप निकाल नहीं सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो आप देखिएगा SR जो है ना, या पूरा AR को अगर आप देखें, पूरे AR को, तो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ, AS एंड SR, AS एंड SR। तो हम AS और SR को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, AR मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जब AS को उधर शिफ्ट करेंगे, AS को, तो SR इक्वल्स टू AR माइनस AS हो जाएगा। मतलब SR क्या है, तो पूरे AR में से AS को हटा दीजिए, तो क्या बचेगा, SR बचेगा। मतलब हमारा टारगेट क्या रहेगा, तो हमारा टारगेट रहेगा AS निकालना, जो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा तो इजीली मिल जाएगा। दूसरा हमारा टारगेट रहेगा AR निकालना, वो भी किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा तो वो भी हमारा यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, AR कैलकुलेट करेंगे, AS कैलकुलेट करेंगे, फिर वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे,
ठीक है, तो जो माइनस करने से आएगा वो आएगा आपका एस आर का लेंथ। तो जैसे एस आर मिलेगा तो डिस्टेंस मिल जाएगा, टाइम दिया हुआ था ही, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका स्पीड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले एस को देखते हैं। तो एस किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा, कौन सा भाई? तो ए पी एस में आ रहा, ए पी एस में आ रहा। और इस ए पी एस में, ठीक है ना, एंगल ए को ऑब्जर्व करें तो ये है 60 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है। और इस एंगल के सामने वाला जो साइड ए पी एस, इसका भी मेजरमेंट दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, या बोल सकते हैं इसका हाइट दिया हुआ है 3600√3। मतलब इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये आपको अपोजिट साइड का वैल्यू दिया हुआ है, अपोजिट साइड दिया हुआ है। दूसरा हमें क्या कंसिडर करेंगे? एस, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है। तो अपोजिट साइड जिसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया पी एस, और बेस हो गया आपका जिसको एडिसेंट साइड भी बोलते हैं, वो हो गया एस। तो परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, जैसे परपेंडिकुलर बेस हम लोग सोचते हैं तो कौन सा ट्रिगोनोमेट्री मेरे रेशियो मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या करेंगे? इस एंगल ए के लिए tan रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे लिखेंगे tan 60 डिग्री, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी एस अपॉन ए एस, या फिर आप लिख सकते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रूट tan 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है, और पी एस का वैल्यू दिया यहाँ पे 3600√3, ये पुट कर देना है 3600√3। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय ए एस। तो ए एस तो हमें कैलकुलेट करना है ही। ठीक है ना, जब आप सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है, तो ए एस इंटू हो जाएगा √3 के साथ, तो √3 इंटू ए एस, और जब √3 इधर शिफ्ट करेंगे, √3 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में आएगा और ए एस यहाँ चला जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा √3 कट जाएगा। तो ए एस का लेंथ निकल के आया 3600 मीटर। तो ये आया 3600 मीटर, ये डिस्टेंस। तो ए एस तो मिल गया भाई। अब निकालते ए आर। तो ए आर किस ट्राइंगल में आ रहा? तो ए आर ए क्यू आर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, या फिर क्यू आर ए में आपका ए आर आ रहा है। फिर से भाई, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। इस एंगल के लिए ये जो साइड है वो दिया हुआ है, तो ये तो हो गया अपोजिट साइड, मतलब परपेंडिकुलर। और हमें निकालना क्या? ये ए आर, जिसको हम लोग बेस कंसिडर करते हैं, बेस बोलते हैं, या फिर एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। ठीक है ना, सही है। तो यहाँ पे जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो आता है, तो कौन सा रेशियो में कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कंसिडर करना चाहिए? तो tan। तो ये इस ट्राइंगल के लिए हम लोग क्या लेंगे? tan 30 डिग्री लेंगे। तो tan 30 जैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और क्यू आर का लेंथ है 3600√3, 3600√3, और डिवाइडेड बाई ए आर, जो हमें कैलकुलेट करना है। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर इंटू 1, तो ए आर हो जाएगा, और √3 इंटू 3600√3, तो 3600√3 इंटू √3, तो 3603 आ जाएगा। देखिए ये √3 और √3 इंटू हो जाएगा, तो 3603। सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 10,800 मीटर। तो ए आर का लेंथ आ गया 10,800 मीटर। तो ए आर भी यहाँ से मिल गया। ठीक है, ए आर हमारा यहाँ से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए एस भी मिल गया, ए आर भी मिल गया। अब जब ए आर माइनस एस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आपका एस आर मिल जाएगा। तो एस आर एस प्लस एस आर ए आर हमें पहले लिखा था। सॉल्व करेंगे तो एस का वैल्यू पुट कीजिए 3600, एस आर हमें कैलकुलेट करना है, ए आर का वैल्यू आया था 10,800 मीटर। सॉल्व करेंगे 3600 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10,800 माइनस 3600 सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 7200 मीटर। तो एस आर, ये जो लेंथ आया वो आया आपका 7200 मीटर। ठीक है, ये डिस्टेंस समझ लीजिए एक तरह से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मिल गया आपको 7200 मीटर। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ था इसके लिए, मतलब एस से आर तक जाने का टाइम दिया हुआ था कितना? तो ये दिया हुआ था 30 सेकेंड। ठीक है ना, कितना दिया हुआ था? 30 सेकेंड। तो टाइम दिया हुआ है, स्पीड डिस्टेंस मिल गया, तो स्पीड आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, सही सही है। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू और एस आर बराबर है, तो पी क्यू और एस आर बराबर पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो पी से क्यू तक जाने का जो पी से क्यू तक का जो लेंथ होगा वही लेंथ एस से आर तक का होगा। तो एस आर 7200 आया, तो पी क्यू भी आपका 7200 ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम 7200 अपॉन 30। एक मिनट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ। अब यहाँ पे पी क्यू 7200 डिवाइडेड बाई 30 सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, ठीक है, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं इसको, है ना,
1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है ना, 1000 मीटर होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, 7200 को डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलोमीटर में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 30 सेकेंड। तो चूंकि प्लेन है ना, प्लेन का स्पीड जनरली मीटर पर सेकंड में ना दे करके हम लोग किलोमीटर पर आवर में देते हैं, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस करें, मीटर पर सेकंड में भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए आवर में किससे डिवाइड करते हैं भाई, तो 3600 से डिवाइड करते हैं, 3600 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई 30 सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए 30 को डिवाइड करेंगे 3600 से, सॉल्व करेंगे तो इस डिवीजन को जब आप इनटू में चेंज करेंगे तो बाद में जो लिखा रहता है, ये बाद में जो लिखा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3600 ऊपर चला गया, 30 नीचे आ गया, ठीक है। अब कट कर लेना है, देखिए ये 2 जीरो, जो 2 जीरो कट गया, फिर 30 से इसको कट करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कट जाएगा, तो 120 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है, सही है। अब 1 जीरो जीरो कट कर दीजिए फिर से वापस से, ठीक है। तो 72 इंटू 12, तो 72 इंटू 12 करेंगे तो ये निकल के आएगा 864, और चूंकि हमने किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट कर दिया था तो यूनिट होगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो इस प्लेन का जो जेट प्लेन का जो स्पीड निकल के आया वो आया 864 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जितना क्वेश्चन मैंने किया, अभी तक मैंने टोटल 18 वीडियो अपलोड किया इस चैप्टर से रिलेटेड। याद रखिएगा, ये एक जैसे आपका क्लास में कोर्स होता है ना, वो कोर्स मैं इस वीडियो में या फिर इस लेक्चर में मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा हूँ आपका। ऐसा नहीं कि वीडियो यहाँ पे खत्म हो जाने वाला है। अभी एग्जामिनेशन में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 10 साल का जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूंगा, फिर और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। बट आज का जो वीडियो होगा इस लेक्चर का, इस कोर्स का, जो आपका इस चैप्टर कोर्स जो चल रहा है ना क्लास 10th का कोर्स के लिए, वीडियो आपका लास्ट वीडियो है, ठीक है ना। मतलब ये वीडियो हमने पूरा एप्लीकेशन और ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड जो पूरा लेक्चर था वो मैंने पूरा अपलोड कर दिया है। बट यहाँ पे ये खत्म नहीं होने वाला है, इससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आप चाहते कि ना मेरे तरफ से या फिर हम एक प्रॉपर वे में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लूँ और हर टाइप का क्वेश्चन, हर बुक से हर तरह से क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। मतलब मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया इस चैप्टर का, सही है। अब और भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आगे जब एग्जामिनेशन आपका नज़दीक होगा 1-2 मंथ पहले मैं सारी चीज़ों को अपलोड करता चला जाऊंगा। लेकिन अब सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड ये आपका लास्ट लेक्चर है। यहाँ पे वीडियो को मैं अंत करता हूँ अपने तरफ से। अगर अभी भी कुछ आपका क्वेरी है, आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, कोई भी क्वेश्चन पे अगर डाउट हो तो काइंडली कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में यहाँ डिस्कस करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हमसे आपको और मैं आपसे हमेशा कनेक्ट रहूँगा। ऐसा नहीं सोचना है कि लेक्चर कंप्लीट हुआ तो नहीं अब खत्म, ऐसा नहीं। मैं ऑलवेज आपसे कनेक्टेड रहूँगा। काइंडली आप कमेंट करके जरूर बताएं कोई भी प्रॉब्लम हो तो, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, ओके। अगर लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी कर दें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।